Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, in previous video we have started the new MCQ according to the latest pattern of CBSE. जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा था हमारे पास अब सिर्फ कितने डेज बचे हैं? Now we are left with only 80 days और हमारा 80 डेज का इंग्लिश का चैलेंज चल रहा है 40 on 40. हमारा टारगेट क्या है? That we have to bring 40 out of 40 मार्क्स हमको बोर्ड में लाने हैं, यानी सारे एमसीक्यू राइट करने हैं। और उसी दिशा में हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जहां पर आपकी फर्स्ट फ्लाइट की जो पहली पोम है डस्ट ऑफ स्नो, जो सबसे फर्स्ट पोम है डस्ट ऑफ स्नो से पहला एमसीक्यू का वीडियो आज आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसा कि आपने देखा है बहुत ही छोटी सी पोम है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। जैसे हेमलॉक ट्री से वो बर्फ के जो बोलते हैं ना छोटे छोटे डस्ट गिरे मेरे ऊपर, तो उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया और मैंने जो अपना आधा हाफ डे बर्बाद किया था वो रिग्रेट कर रहा हूं, लेकिन अब बाकी का हाफ उसको यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने दोस्तों प्रीवियस वीडियो में जब हमने लेटर टू गॉड वाला जब एमसीक्यू किया तो हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें ऐसे थे जो कि डायरेक्ट नहीं थे बट कि बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, आपने क्या समझा। ठीक है, जैसे देखिए वन ऑफ द मेनी सिंबल्स दैट हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। ठीक है, हेमलॉक ट्री कई सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, यहां पर किसके लिए यूज हुआ है? चूज द वन दैट फ्रॉस्ट, दैट इज द रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है, किसके लिए यूज किया है? तो एक है सिंबल ऑफ लॉन्गिविटी, ठीक है, सिंबल ऑफ टुगेदरनेस, सिंबल ऑफ हीलिंग एंड सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, देखो हेमलॉक ट्री वैसे तो पॉइजनस ट्री है और वैसे भी क्रो भी हम एक अपशगुन के तौर पर मानते हैं, लेकिन इस पोम में पोएट ने उन दोनों को ही बहुत अच्छा कंसीडर किया क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका दिन बन गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? दिस इज द हीलिंग। मतलब हीलिंग का मतलब क्या होता है? घाव भरना। इसका मतलब क्या है कि पोएट का हाफ डे जो है वो वेस्ट हो गया, उनको रिग्रेट हो रहा है, लेकिन उनको जो ये दुख हुआ है, जो ये घाव, ये जख्म कह सकते हैं कि उनको टेंशन था, उसको हील किया है, कम किया है। किसने? हेमलॉक ट्री ने, जो कि एक पॉइजनस ट्री है, और उस क्रो ने जो कि उसकी ब्रांचेस पे बैठा, जिसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो पोर्ट के ऊपर गिरा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? हीलिंग, यानी जो हेमलॉक ट्री है वो यहां पे कैसे यूज हुआ है? एज अ हीलिंग, सिंबल ऑफ हीलिंग, यानी किसी चीज के घाव को भरने से मतलब है। ठीक है, दूसरा पोएम कि चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग, यानी पोएट ने इसको किन फीलिंग्स में इस लाइन को लिखा होगा, आप वो चूज करिए। ठीक है, दैट गिव द प्रायोरिटी टू द एक्सपीरियंस एज यू हैव सीन इन द पोएम और व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट इज शेयर्ड इन द पोएम। तो क्या पोएट यहाँ पे रीअश्योरेंस, भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, निराश हैं, बहुत ही क्यूरियस है, डिमोटिवेटेड है, थैंकफुल है, डिसहार्टेंड है या इंपल्सिव है? यानी इनमें से कौन कौन से वर्ड हैं जो पोएट के फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं? ठीक है, तो यहां पर एक चीज हमें बहुत क्लियरली पता है कि पोएट यहां पे डिसअपॉइंटेड है। डिसअपॉइंटेड क्यों? क्योंकि उनका हाफ डे वेस्ट हुआ है। जैसे कि यहां देखो क्या बोला है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसका मतलब है कि उनका मूड जो था वो सही नहीं था। तो पहला जो ऑप्शन हो गया वो हो गया डिसहार्टेड। दूसरा डिमोटिवेटेड भी है, नेगेटिव ही थे। देखो वो हेमलॉक ट्री पे जब नीचे आए और क्रो बैठा उनके ऊपर, मतलब ट्री पे, तो जो डस्ट ऑफ स्नो, उसके बाद सब कुछ चेंज हुआ। उससे पहले उनकी फीलिंग क्या थी? बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, डिमोटिवेटेड थे और इंपल्सिव कह सकते, नो नॉट इंपल्सिव, ही वाज डिसहार्टेड। यानी ये तीन वर्ड है जो दुख समवेयर, मतलब दुख जैसा कुछ कह सकते हैं, नेगेटिविटी के लिए यूज हुआ है। पोएट बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, वो बहुत ही डिमोटिवेटेड थे, या फिर डिसहार्टेंड, ठीक है, दिल से दुखी होना जिसको कहते हो, जिसकी वजह से पोएट ने ये लाइंस लिखी कि द वे द क्रो शुक डाउन ऑन मी द वे द हेमलॉक इट ऑन हेमलॉक ट्री, वॉट एवर दिस लाइन, व्हाट इज द लाइन? लाइन कह रही है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो इसमें पोएट क्या है? डिसहार्टेंड है, डिमोटिवेटेड है,
और डिसअपॉइंटेड है, यानी ये जो आंसर है सेकंड वाला ये करेक्ट है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड। ये इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अब बहुत कॉमन हो गए। पहले एमसीक्यू आता था चूज द करेक्ट वन, अब यहां पर आता है चूज द रॉन्ग वन, यानी 3 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है। किस सेंटेंस में आर यू ई रू का सही उपयोग नहीं किया गया है? ध्यान से, आर यू ई रू का सही यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये रहा ही रूड, ये वर्ब है तो एज अ वर्ब यूज हुआ है, सही है। यहां पर भी एज अ वर्ब ही यूज हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट वन, यहां पर भी एज अ वर्ब यूज हुआ है, मतलब पहले, दूसरे और तीनों ही ऑप्शन में सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, यानी देखो आपको पोएम में ग्रामर आ रहा है, यानी सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की पोजीशनिंग होती है, और रू जो है एक वर्ब है, तीनों ही केसेस में एज अ वर्ब यूज हुआ है। एक जो लास्ट वाला है फाइनली जो कि एडवर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं होता है, तो यहां पर इसको सही तौर पर यूज नहीं किया, यानी ये सेंटेंस गलत गलत है, लेकिन सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, सिनेक्डॉक एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है एक पार्ट सेंटेंस का, जो पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट मतलब मेरा दिल खुश हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि पोएट का माइंड पूरी तरह से चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, नो, इसमें कोई भी एक वर्ड ऐसा नहीं है जो पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहा हो। डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री, नो रिलेशन। सेव सम पार्ट ऑफ द डे, जो रूइड हुआ था, नो, नथिंग लाइक दैट कि एक वर्ड। सिनेक्डॉक का मतलब होता है ये ऐसा पोएटिक डिवाइस है जहां पे एक जो है सम, देखो यूजेस अ पार्ट ऑफ टू रिप्रेजेंट द होल, एक छोटा सा पार्ट ऐसा होता है जो पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है। ठीक है, तो वो ये रहा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चूज द ऑप्शन शोइंग द रीजन नॉट करस्पॉन्डिंग, जो सही नहीं है। अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिसका मतलब आ रहा है कि क्रोज लैंडिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, सही नहीं की बात कर रहा हूं दोस्तों, सही है वो बैठा तभी जो है डस्ट ऑफ स्नो गिरा, तो ये करेक्ट है। शिवरिंग ऑफ द क्रो ड्यू टू द कोल्ड, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, मे भी हो सकता है कोल्ड है जिसकी वजह से वो बैठा। थर्ड, रीजजमेंट ऑफ पोजीशन कर रहा हूं ब्रांचेस पे जिसकी वजह से हेमलॉक ट्री हिला। नेक्स्ट, द कैविंग ऑफ क्रो हिडन इन फॉइलेज, ऐसा कुछ यहां पर मेंशन किया नहीं है, तो ये 3 तो सही हैं। ये ऑप्शन जो मतलब मीनिंग है वो सूट नहीं कर रहा है, लेकिन हमको बताना है कौन सा नहीं करस्पॉन्डेंस है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा पहली पोएम का एमसीक्यू। अब हम आएंगे सेकेंड पोएम में, इसके एमसीक्यूज को देखते हैं, जहां पर पोएट ने पहले स्टांजा में फायर को बताया है कि इससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। ठीक है, हैट्रेट एंड डिजायर, यहां पे दुश्मनी, और यहां पे ज्यादा पाने की लालच, ग्रीड। ठीक है, आइस, और दोनों ही उतने ही डेंजरस है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन पोम, इस पोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, करेक्ट पूछा है, तो फायर एंड आइज इमेजरी यूज हुआ है, ऑफ कोर्स सही है। एज अ सिंबल यूज किया जा रहा है, वो भी सही है। दोनों ही एलिमेंट है, वो भी सही है। अब आते हैं, फायर एंड आइज आर एजेंट, आगे का देखो, एजेंट है, दे चेंज द थिंकिंग ऑफ मैनकाइंड, नो, मैनकाइंड की थिंकिंग को यूज नहीं कर रहे वो। ठीक है, वो तो सीधा क्या दिखा रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग है इन द सेंस, मतलब इस सेंटेंस को मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये बहुत ध्यान देने जैसी बात, अब
will be able to bring the peace and harmony in this world. Okay, now coming to the next one. तो दोस्तों यहां पर ये वाला जो सेंटेंस होगा वो करेक्ट है. Now select the option that correctly classifies connotations of for fire and ice. फायर और आइस के लिए जो कैनोटेशन ये वर्ड यूज हुए हैं कौन सा करेक्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है रेज, गुस्सा जिसको कहते हैं, क्वाइट रेज. आपको आएगा ये नेक्स्ट वाले टाइगर इन द जू पोएम में. वायलेंस, हेट, ग्रीड. मतलब मुझे तो ये दिख रहा है बहुत ही क्लियर आंसर आपके सामने दिखता हुआ आ रहा है कि फायर के लिए यूज हुआ है 1, 2 और 4 और आइस के लिए यूज हुआ है इंडिफरेंसेस और ग्रीड. ये देखो मैंने ये वर्ड आपको यही लिख दिया था, एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा. देखो देख रहे हैं, तो ग्रीड वर्ड जो है वो आइस के लिए यूज किया गया है. ठीक है, ये वाला फिफ्थ वन. तो यहां पे जब फिफ्थ वन आइस के लिए हुआ है तो ये और ये तो यही रॉन्ग हो जाते हैं. अब आते हैं फर्स्ट और फोर्थ में. फर्स्ट में फायर के लिए उन्होंने 3 यूज किया है, फायर इंडिफरेंसेस के लिए नहीं. फायर का मतलब एक्सट्रीम मारपीट, यू नो, फटाफट मुंह का लात हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो उसका इंडिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है. यानी ये जो है ये रॉन्ग है, ये वाला जो होगा करेक्ट होगा. ऐसे भी थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे ये पोएम क्या है, दिस पोएम इज अ डैश पुट अक्रॉस बाय द पोएट. सिंपल सी चीज दिख रही है भाई, पोएट यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं सुधरे, हमने इस दुनिया में पीस और हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, तो ये दुनिया फायर और आइस दोनों से ही खत्म हो सकती है. ठीक है, पावरफुल वार्निंग दी जा रही है पोएट द्वारा. वाव, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इमेज, इमोजीज, देन क्लिप आर्ट, डिफरेंट वो ब्लॉक्स बने होंगे जहां अलग अलग चीजें दी होंगी. कल लेटर टू गॉड वाले वीडियो में देखा है, अगर नहीं देखा तो जाके वीडियो एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में देख लेना. यहां पर क्या कहा गया है कि पोएट ने कुछ फ्रेजल वर्ब यूज किए हैं. जैसे कि एक फ्रेजल वर्ब है होल्ड विथ. अब आप बताइए, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट इंडिकेट द वैलिड फ्रेजल. यानी होल्ड के साथ होल्ड बैक होता है क्या? मतलब आप देखो फिर से पोएम में क्या यूज हो रहा है, ग्रामर. पोएम के अंदर ग्रामर यूज हो रहा है फ्रेजल वर्ब का. क्या होल्ड के साथ आपने कभी बैक देखा है? फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? वर्ब और प्रोनाउन जब फ्रेजेस एक साथ आते हैं, जब कोई फ्रेज और वर्ब को ज्वाइन करते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है. तो क्या होल्ड बैक कोई फ्रेजल वर्ब है या नहीं? क्या होल्ड ऑफ कोई फ्रेजल वर्ब है? होल्ड ऑन कोई फ्रेजल वर्ब है? होल्ड इनटू कोई फ्रेजल वर्ब है? अब हमें बताना है कि इनमें से 3 ऐसा है जो फ्रेजल वर्ब है. तो होल्ड ऑन है, हमने सुना है होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, रुको रुको. ठीक है, हम बोलते भी हैं. तो इसलिए हमें एक चीज तो ध्यान रखना है, होल्ड बैक उसको रोक के होल्ड पे रखो, पुट इट ऑन होल्ड. ठीक है, होल्ड ऑन वेट, होल्ड ऑफ रोक दो. अब यहां पे क्या हो रहा है, होल्ड इनटू, ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है. होल्ड इन हो, होल्ड विथ है, होल्ड बैक है, होल्ड ऑफ है, होल्ड ऑन है, बट होल्ड इनटू ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है. यानी जो ऑप्शन डी है फोर्थ वाला, वो कोई फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल नहीं है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों इस पोएम का. पिक द ऑप्शन that is not true about the poet according to the extract. फायर एंड आइस में ऐसी कौन सा लाइन है या कौन सा सेंटेंस है इन 4 में से जो सही नहीं है, जो पोएट नहीं कहना चाह रहे हैं? ठीक है, is the poet is inclined to believe that the word would most likely to end with fire. मतलब पोएट जो है उनका मानना है कि ये दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी. नॉट ट्रू. ऑफ कोर्स सही है, उनका मानना है कि ये दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी, जबकि हमको नॉट ट्रू करना है. यानी जो गलत होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ठीक है, हैज हर्ट डिवाइडेड, ऑफ कोर्स सबका. उन्होंने भी कहा कि पहले मैं, मेरे हिसाब से आई विल गिव प्रायोरिटी टू फायर, लेकिन अगर किसी रीजन से फायर से बच भी जाए तो हेट्रेड, यानी तो डिजायर, तो आइस होगा, यानी ये भी है. preaches love, that is preaches love and kindness to combat the spread of hate among all. दुनिया के अंदर
दुश्मनी और हेट फैलाना चाहते हैं? नो, वो तो हार्मनी चाहते हैं, ही वांट्स हार्मनी। यहीं पे मिल गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर भी पढ़ सकते हो, डिक्लेयर द ऑफ कोर्स पावर, आइज और फायर दोनों में बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, ये भी सही है। यानी पोर्ट तो यहाँ पे यूनिवर्सल पीस और हार्मनी की बात कर रहे हैं, जबकि ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो सबको डिवाइड करना चाह रहे हैं। गलत है भाई, पोर्ट हमारे इतने अच्छे हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहे। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली, ओ माय गॉड, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टोन बताना है, मतलब पोर्ट इसको किस सेंस में बोल रहे हैं। बहुत सीरियस है, हंस के बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सार्कास्टिक वे में बोल रहे हैं, या सेलिब्रेटरी, कुछ इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस टोन में ये लाइंस कही गई है। देखो ये सेलिब्रेट तो कर नहीं रहे हैं, खुश भी नहीं है, सीरियस और सार्कास्टिक में से दो एक हो सकता है। तो पोर्ट ने एक सीधा सीधा सार्काज्म किया हुआ है हमारे ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, जो इतने ज्यादा ग्रीडी हो चुके हैं, एक दूसरे से इतनी जलन रखते हैं कि हम इस दुनिया को जला के खाक कर देंगे। यानी पोर्ट ने यहाँ पे एक सार्काज्म दिया हुआ है फायर एंड आइस को लेके। तो करेक्ट ऑप्शन होगा, सार्कास्टिक वे में ये लाइंस लिखी गई हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने फायर एंड आइस, ठीक है, उसके एमसीक्यूज देखे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, दोनों ही पोएम के आपने क्वेश्चन आंसर देखे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, लेटर टू गॉड का वीडियो ऑलरेडी जा चुका है। हम लोग 80 डेज चैलेंज पे चल रहे हैं और हमारा टारगेट है 40 on 40। ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये नया वीडियो आपको बहुत जल्द आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मिले या नोटिफिकेशन पे आए मोबाइल के लिए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और बेल आइकन दबा देना। बहुत ही काम की चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट 80 डेज तक लगातार इंग्लिश, आपने आज की वीडियो देखी होगी जहां पर मैंने बताया है कि किस तरीके से हम कितने दिन या प्रिपेयर करेंगे लिटरेचर, कितने ग्रामर। सो हम 30 + 25 यानी 55 डेज के ग्रामर और लिटरेचर चैलेंज पे चल रहे हैं। उसके बाद राइटिंग, और फिर उसके बाद हम जो है अनसिन पे जाएंगे। ठीक है, सो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्त का चैनल है, अच्छा लगेगा करके देखो, क्योंकि 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज डू इट। ओके, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, तहलका मचाते रहिए। बाय बाय।